नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। दुनिया के हर मजहब में धर्म के साथ कर्म की बात भी कही गई है और आपके कर्म की सबसे बड़ी परीक्षा विपत्ति में ही होती है। आज पूरी दुनिया इस विपत्ति के दौर से गुजर रही है। मानव जाति मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा है। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। दिल्ली में 20 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर रोक के बावजूद, दिल्ली में किसी भी धार्मिक आयोजन पर बैन के बावजूद आखिर यहां सैकड़ों लोग क्यों जुटे थे? क्योंकि अब इसी भीड़ में दर्जनों कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। देश के कोने कोने से यहां लोगों को बुलाया गया था। दुनिया के तमाम देशों से भी लोग यहां आए थे। आखिर ये कैसी जानलेवा लापरवाही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। पूरा देश एकजुट होकर कोरोना की महामारी से लड़ने में जुटा है। सड़कें खाली हैं, लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। लेकिन इसी बीच जरा ये शर्मनाक तस्वीरें देख लीजिए। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन के एक इलाके में ये भीड़ जुटी थी। इसी भीड़ से एक बुजुर्ग बीमार हुआ, तब जाकर यहाँ इस भीड़ की पोल खुली। यहाँ से कुल 1033 लोगों को निकाला गया है। इनमें 333 लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जबकि करीब 700 लोगों को अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली के जाकिर नगर में भी मस्जिदों में भी कुछ ऐसे ही लोग रुके हुए हैं जो निजामुद्दीन की जमात में गए थे। उन्हें भी मस्जिदों के अंदर क्वारंटीन किया गया है। अकेले दिल्ली में इस जमात में शामिल करीब 2 दर्जन लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जमात में नेपाल, मलेशिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया के लोग भी शामिल थे। इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज के हैं। में मंदिरों में कितने लोग इकट्ठे हुआ करते थे? गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं। मस्जिदों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। मक्का खाली हो गया, वेटिकन सिटी खाली हो गया। ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। अंदाजा है कि 1500, 1600, 1700 लोग रहे होंगे। तो जो आयोजक हैं, मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में काम किया है। मुझे तो इसमें कुछ बड़ी साजिश लग रही है। ऐसा फील हो रहा है कि ये जानबूझ के किया गया है। कुछ संक्रमित लोगों को इसमें लाने की भी बात आ सकती है। ये प्री प्लान्ड भी हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए। अब जरा यहाँ जुटी भीड़ का असर देखिए। अंडमान में कोरोना के 10 मरीज हैं। इनमें 9 निजामुद्दीन की तबलीगी जमात से लौटे थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना के करीब 40 मरीज हैं। इनमें से 8 निजामुद्दीन की तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। मरकज में शामिल तेलंगाना के 6 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भीड़ इकट्ठी नहीं की गई है। यहाँ हमेशा का एक रूटीन है। रेगुलर यहाँ मजमा आता है और जाता है। तो 22 तारीख को पब्लिक कर्फ्यू था। पूरे मजमे को यहाँ से हमने हटा दिया। हमारे पास उसके फोटो मौजूद हैं। अब 22 तारीख में जो मजमा आया है वो है जो रास्तों में, ट्रेनों में था, बसों में था। अब उसमें से 1200-1300 जो बचे हैं वो लोग हैं जो आगे फंस गए हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमान मोदी जी से दुश्मनी रखने की वजह से इस लॉकडाउन को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा न खास्ता ये महामारी मुस्लिम एरियो में फैलती है और उनमें किसी की मौतें होती हैं, तो उन मौतों के जिम्मेदार वो सब खुद होंगे। लेकिन मुद्दा सिर्फ दिल्ली के निजामुद्दीन का नहीं है। महाराष्ट्र के अहमदनगर की एक मस्जिद में मौलानाओं ने 10 लोगों को छुपा कर रखा था। सभी 10 लोग विदेश की यात्रा कर भारत आए हैं। इन 10 लोगों में कुछ विदेशी भी शामिल हैं। सवाल ये है कि क्या इस हाल में हम कोरोना से लड़ पाएंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। और अब विश्लेषण, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म का विश्लेषण सुनिए। निजामुद्दीन की जमात ने कोरोना की आग में घी डाला। 1033 लोग निकाले गए, 24 कोरोना पॉजिटिव निकले। सोचिए, 333 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 700 अलग अलग जगह पर क्वारंटीन करे गए हैं।
यानी एक व्यक्ति अगर बाहर निकलता है तो उसका नुकसान खामियाजा सिस्टम को कितना बड़ा उठाना पड़ता है यह आप सोच नहीं सकते। जब 12 तारीख को लॉकडाउन हो गया था, 12 मार्च को पहली सूचना दिल्ली सरकार ने दे दी थी, उसके बावजूद यह कार्यक्रम क्यों हुआ? धर्म नहीं, आपका कर्म तय करेगा कोरोना से जंग को जीतना। किसी भी धर्म का व्यक्ति, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, उसका धर्म तय नहीं करेगा वो कोरोना से बचेगा। ये कोरोना तय करेगा और आपकी सोशल डिस्टेंसिंग तय करेगी कि आप कितना बचना चाहते हैं। आजकल नवरात्रों का दौर चल रहा है तो मंदिरों में भी बहुत भीड़ लगाई जा सकती है। अगर भीड़ लगेगी तो वो भी गलत होगा। अगर मरकज का कार्यक्रम हुआ तो ये जानलेवा भूल थी। ये सिर्फ भूल नहीं थी, जो लोग कह रहे हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इसलिए ये भूल माफ कर देनी चाहिए, ये जानलेवा भूल थी। फिलहाल देश में घर में रहना सबसे बड़ा धर्म है। इस समय आपका धर्म कर्म यही है कि आप घर पे रहिए। हम काम पर हैं क्योंकि हम आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है, घर पे रहिए। ये कोरोना वायरस जान किसी की पूछ के नहीं लेगा। नरेंद्र मोदी के लिए घर पे मत रहिए, मेरे लिए घर पे मत रहिए, अपने लिए घर पे रहिए, अपने परिवार के लिए घर पे रहिए। किसी नेता के लिए घर पे मत रहिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए घर पे रहिए। मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ पैनल आज कौन कौन है? मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अशोक पंडित है, जाने माने फिल्मकार। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शोहेब जमई साहब, अध्यक्ष IMF के, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। मेरे साथ इस चर्चा में माजी उर रहमान है, सदस्य तबलीगी जमात के। रहमान साहब, आपका भी स्वागत है। सवाल मेरा बड़ा सीधा है, ये कैसे हो गया? जब 12 मार्च को विदेश से आने वालों के वीजा 15 अप्रैल तक कैंसिल किए गए थे, तबलीगी जमात के जलसे के लोगों को का मजमा जारी क्यों रहा? यह सवाल बड़ा बेसिक है। इसमें सीधी सी बात यह है कि जब हमारी सरकार ने लेट एक्शन लिया, जब पूरी दुनिया में दिसंबर में पता चल चुका था, जनवरी में पता चल चुका था, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने वीज़ा दी लोगों को, एयरपोर्ट से एंट्री हुई, बिना चेकिंग हुए उन लोगों को आया गया। लेकिन जमात जो क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने खुद से अपने आप से, जबकि सरकारी कोई निर्देश नहीं था, पहले से ही जमातों को मना कर दिया था पूरे कि नहीं निकलें, नहीं आए, और एक रेस्ट्रिक्शन उन पर लगा दी थी। जमात का जो निकलना हो कि ये कार्यक्रम नहीं था को जो एक दिन का है, ये कंटिन्यूअस 24/7 प्रोसेस है जो चलता रहता है, पिछले 100 सालों से चल रहा है इस तरीके का। तो जो लोग पहले से आ चुके थे यहाँ पर, जो उन लोगों का ये इकट्ठा थे, जो वहाँ पे ये लोग थे, जो लोग पहले से इंडिया में मूवमेंट कर रहे थे, कोई नया जो है उनको जमात बुला नहीं रही थी कि ना, नहीं लोगों को इनवाइट कर रही थी कि वो लोग आइए, क्योंकि जमात जो है वो इस चीज़ को समझ रही थी कि इसकी सिंसियरिटी क्या है, इससे क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए ही वहाँ पर आज इतनी कम तादाद में लोग थे। वरना रेगुलर, एक सेकंड में और बात कहूँगा, वरना अगर वहाँ पर रेगुलर में आप देखें तो 8 से 10 हज़ार लोग वहाँ रेगुलर होते हैं, लेकिन इतने लोग नहीं थे। इसका मतलब जमात ने एक्शन लिया था कि लोग ना आए। आपने बोला कि 100 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल, सृष्टि भी बहुत वर्षों से चल रही है, लेकिन सृष्टि पे, मानव जाति पर इतना बड़ा आघात आज तक शायद कभी नहीं लगा। आपने बोला कि सरकार ने लेट फैसला लिया, दिसंबर में दुनिया में फैल चुका था। जब आपको पता था, आपकी तो इंटरनेशनल संस्था है, कि दुनिया भर में ये फैल चुका है, आप खुद कह रहे हैं कि भारत की सरकार ने लेट फैसला लिया, तो फिर आपको तो ज्यादा अकल होनी चाहिए थी कि आपको खुद ही नहीं बुलाना चाहिए था। फिर आप आए विदेश से, जब आपको पता था विदेशों में ये ज्यादा फैला हुआ। सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए ना मेरा। हम सरकार तो नहीं, देखिए आपकी मैंने पूरी बात को सुना, पूरी अदब के साथ मैंने आपकी पूरी बात को सुना। अब आप मेरा भी सवाल सुनिए। जब आपको पता था कि पूरे दुनिया में ये फैला हुआ है, अमेरिका का बुरा हाल है, स्पेन का बुरा हाल है, इटली का बुरा हाल है, ईरान का बुरा हाल है, मिडिल ईस्ट के देशों का बुरा हाल है, तो फिर काहे इतने लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर रहे थे? किस लिए? आपको आप करना क्या चाह रहे थे? जब आप कह रहे दुनिया में दिसंबर को पता था, तो आप मार्च के अंदर ये कार्यक्रम क्यों कर रहे थे? आपको तो जनवरी में रोक देना चाहिए था। आपको तो जनवरी में रोक देना चाहिए था। नहीं आते हैं लोग सिर्फ यही नहीं आते। सरकार का काम आप हमें करने को कह रहे हैं। अब आप सरकार का जो है एक जमात आपको, अभी आपका काम भी बताता हूं मैं, बकरा बनाया। अब सरकार ने जो काम नहीं किया, जो आप सरकार का जो काम है वो आप हमें करने को बोल रहे हैं कि हम रोकते लोगों को। लोग वीजा लेकर के आ रहे थे, लोग एंट्री कर रहे थे, तो सरकार कहां सो रही थी हमारी?
अच्छा, आप मुझे बताइए, आप कहां सो रहे थे जब 12 मार्च को दिल्ली की सरकार ने फैसला निकाला, 16 मार्च को दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए मना करा गया? आप क्या कर रहे थे तब? 16 मार्च को फैसला आया नहीं आया दिल्ली सरकार का? निकले हुए 12 मार्च को विदेश से आने वालों के वीजा कैंसिल हुए नहीं हुए? बिल्कुल। आपका कार्यक्रम कब हुआ? जो भी हुआ, आपका कार्यक्रम कब हुआ? जो लोग पहले से आ चुके हैं, जो लोग हमारा कार्यक्रम नहीं, तो मैंने आपको बताया माजीउर रहमान, आपका कार्यक्रम कब हुआ? 24/7 वहां पे माजीउर रहमान, आपका कार्यक्रम कब हुआ? तारीख बताइए। माजीउर रहमान, आपका कार्यक्रम कब हुआ? तारीख बताइए। वहां सर रोज होते हैं वहां पर प्रोग्राम। आपका कार्यक्रम कब हुआ था? पहला सारे प्रोग्राम्स को, ये 15 मार्च को प्रोग्राम थे वहां पर, लेकिन उसमें लोगों को एंट्री रेस्ट्रिक्टेड थी। जो लोग अंदर थे तकरीबन आज की तारीख में, जब 50 से ज्यादा लोगों को मना करा हुआ है ना, जब 50 से ज्यादा लोगों को मना करा हुआ है तो काहे वहां 1400 लोग इकट्ठे करके बैठे हुए थे? अभी आनंद विहार जाके देखिए, आप सिर्फ यही नहीं, वैष्णो देवी में 400 लोग फंसे हुए हैं। क्या वो इकट्ठे किए हुए हैं? नहीं, वो फंसे हुए हैं। आप इकट्ठा करने और फंसे हुए में को आप पहले अलग डिफरेंशिएट करिए। एक सेकंड वीजा मिली है वो, जी एक सेकंड रुकिए। आपकी ना मैं आपको बताता हूं आप गलत क्या है। वैष्णो देवी में 400 लोग फंसे हुए हैं, इसकी जानकारी पहले दिन से सबको थी। आप क्या इतने लोग फंसे हुए हैं और इतने लोग गायब हो गए हैं, इतने लोग पूरे देश के अंदर चले गए हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। दिक्कत यह है सर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये बात। हमने 17 बसेस के नंबर और उनके ड्राइवर की डिटेल जो है वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी कि इनको निकालने का अरेंजमेंट किया जाए, ये गाड़ियां रहेंगी हमारी। उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एक बात बताइए, मजीउर रहमान, एक सेकंड। मजीउर रहमान, थाईलैंड में ये बीमारी घनघोर थी दिसंबर जनवरी के अंदर। थाईलैंड से आपने लोग क्यों बुलाए? थाईलैंड को आपने अवॉइड क्यों नहीं करा? आप बताइए। आप सरकार पे सवाल उठाइए, जवाब सरकार देगी। आ रहे हैं, गवर्नमेंट को मालूम था कि नहीं है कि लोग कहां से आ रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? गवर्नमेंट को मालूम है कि लोग आ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी आप सरकार की जिम्मेदारी हम पे नहीं डाल सकते। नहीं, तो सरकार की जिम्मेदारी है लॉकडाउन करना, वो आप मानेंगे नहीं। एक सेकंड रुकिए। सरकार की जिम्मेदारी है लॉकडाउन करना, आपने वो नहीं माना। 12 मार्च का फैसला नहीं माना, 16 मार्च का फैसला नहीं माना, 19 मार्च का फैसला नहीं माना, 22 मार्च का फैसला नहीं माना। सरकार की जिम्मेदारी थी ना ये। अब सरकार नहीं, तो 50 लोगों से ज्यादा की भीड़ आप नहीं बुला सकते। तो आप समझ भी नहीं। प्रॉब्लम ये है, शर्म की बात यह है कि आप समझ भी नहीं रहे कि आपने मानव जाति के ऊपर कितना बड़ा अन्याय करा। समझ रहा हूं। आप वो लोग जो अभी आईएसबीटी बस स्टैंड पर हैं जगह जगह, और जो दिल्ली से लेकर के पूरे हाईवे पर लोग हैं मौजूद, वो किसने इकट्ठे करे हैं? मजबूरी के लिए उसकी आप एक जगह पे 1200 आदमी नहीं, ये भी मजबूरी है क्योंकि जमातें जो हैं वो 24/7 निकलती हैं। ये 4 महीने पहले के आए हुए कुछ लोग हैं, कुछ लोग 3 महीने पहले के आए हुए हैं। वो ये नहीं कि लोग सरकार ने लॉकडाउन किया 12 मार्च को और हमने कॉल करके लोगों को बुला लिया उनके घरों से। आप ये नैरेटिव ना सेट करें। ये लोग वो हैं जो पहले से फील्ड के अंदर थे, उनको लिए जगह प्रोवाइड वहां पे की गई। आप कहीं भी रखते तो कहीं ना कहीं उनको अरेंजमेंट करके नैरेटिव तो सबके सामने सेट हो रहा है। नैरेटिव तो सबके सामने सेट हो रहा है। नैरेटिव को कोई सेट करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने नैरेटिव को सेट कर दिया है। ईश्वर ने कह दिया कि घर के अंदर बैठो, भगवान ने कह दिया है, अल्लाह ने कह दिया कि घर के अंदर बैठो, इसीलिए वो अंदर है। बाहर मत निकलो अगर जान प्यारी है। लॉकडाउन को नहीं माना, अगर लॉकडाउन को नहीं माना होता तो वो अंदर नहीं होते, वो हमने छोड़ दिए गए होते। इवन लोकल दिल्ली के लोग भी उसके अंदर हैं कुछ, जिनको हमने अलाउड नहीं किया जमात ने बाहर जाने को, वो अंदर हैं। बहुत बढ़िया काम किया बाहर वहां से। नहीं तो फिर क्या? नहीं तो फिर नहीं, तो एक काम करते हैं सर, तो आप तो कह रहे हैं कि आपने तो कोई गलती करी नहीं है, बिल्कुल सही है। और फिर एक और जलसा कर दीजिए परसों, क्या जा रहा है? बुलाइए 200 लोग 300 लोगों को बुला के जलसा करिए। जलसा नहीं हुआ है किसी तरीके का वहां पर किसी तरीके का कोई जलसा नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वहां पे जलसा होता तो 8-10 हज़ार आदमी कम से कम आते हैं वहां पर। किसी तरीके का प्रोग्राम वहां पे नहीं हुआ है। दूसरी चीज, बगल में लगा हुआ पुलिस स्टेशन है, ये इंटरनेशनल मरकज है। यहाँ पर रेगुलर वे में लोग 7-8 हज़ार लोग रेगुलर वे में रहते ही हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, सरकारों को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। हमारी सरकार लेट से जागी, कोरोना के संकट को उन्होंने देर से समझा। और आप जागे हुए हैं। उनको बलि का बकरा मिल गया है, बलि का बकरा उसको जमात मिल गया, तो चलो इसके सर पे रख दीजिए। क्योंकि सरकार देर से जागी, आप जागे हुए थे। हमने इससे कैसे निपटा? सरकार आप जागे हुए थे, सरकार देर से जागी है, आप जागे हुए थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन हम करेंगे। 12 मार्च को सरकार, दिल्ली सरकार की बात नहीं मानेंगे, केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन को नहीं मानेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे जवाब सुनते हैं, फिर मैं बाकी पैनलों को ओपन करूंगा। मैं मुजीबुर रहमान साहब जो बोल रहे हैं, देखिए उनकी बात एक हद तक मानी जा सकती है। फंसे होना अलग बात है। जैसे उन्होंने बताया लोग कई जगह फंस गए, वो एलानिया कह रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं, हमें या तो निकालो
अथवा हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचा दो। यहां पर फंसे होने के बावजूद सूचना न मिलना, ये थोड़ा गंभीर है। दूसरी बात, मेरे ऑफिस में जहां पे आप आए थे, आपको भी ये बात पता है कि ये कोई भारत में पैदा हुआ रोग नहीं, ये बाहर से आया है और जो लोग विदेश से आए हैं उन्हीं के द्वारा ही फैला है। तो अगर कहीं ऐसे लोग फंसे हैं जिसमें भारी संख्या विदेश से आए हुए लोगों की है, तो ये मामला और सीरियस हो जाता है और इसे तुरंत बताया जाना चाहिए। तीसरी बात, आपने कही सरकार देर से आ गई। अरे भाई बताइए ना, दिसंबर में कहां था? कहीं अनाउंसमेंट ही नहीं था। जनवरी एंड में तो WHO ने इसको एक्सेप्ट किया, फरवरी के 25 है दुनिया के सामने आया, तो दिसंबर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और आखिर में बात कहूंगा, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं मानता कोई जान के अपनी जान जोखिम में डालेगा, मगर जो लोग इतने भोले कम समझदार हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अपनी जान भी जहमत में डाल रहे हैं और दूसरों की जान भी जहमत में डाल रहे हैं, जब वो ये नहीं समझ पाए तो इसको अन्यथा न लिया जाए। उन बेचारों को सीए क्या समझ में आया होगा? वही तो लोग हैं जो अपनी जान की सीधे जान पर अटैक करने वाले वायरस, बीमारी, छुआछूत को नहीं समझ पा रहे हैं। उन लोगों ने सीए समझ के पूरा आंदोलन खड़ा किया था। ये दर्शाता है इनकी समझदारी के ऊपर और इनके भोलेपन का कैसा नाजायज फायदा उठाया गया। ये दोनों चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं। तो एक तरफ आयोजकों का अपराध है और दूसरी तरफ ये इनकी नासमझी का प्रमाण। मुजीब साहब, सुधांशु की बात का आप क्या जवाब देना चाहते हैं? देन अशोक पंडित। नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार जो है एकदम पल्ला झाड़ देना चाहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, जमात ने जो है वो गलत किया है। पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी फैली हुई है, तो पूरी दुनिया के अंदर तो जमात नहीं है सब जगह पे जहां ये गई है। इसके लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, किसी तरीके का कोई चीज़ नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, किसी भी तरीके का कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। आज जो है जमात के अंदर 120 लोग आपको मिल गए हैं, तो आपने जमात का जो है उसके नाम पर कर दीजिए कि भाई जमात की वजह से हिंदुस्तान के अंदर बीमारी सब कुछ चंगा था। आज जो है आप हजारों की तादाद में भीड़ जगह जगह मजदूरों की देखेंगे, उसका कौन जिम्मेदार है? उनके थ्रू जो बीमारियां फैलेगी, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? अरे रहमान साहब, आप क्या बोल रहे हैं? रहमान साहब, ये बीमारी बाहर से आने वालों से फैली है। आप क्या, जो हजारों लोग थे उसमें आधे से ज्यादा बाहर से आए हुए थे। कहीं भी भारत में ऐसी जगह नहीं है जहां बाहर से आए हुए सैकड़ों लोग एक साथ हो। ये इकलौती सैकड़ों लोग एक साथ हैं। आपको जो भारत से बाहर, और इसमें तमाम ऐसे देशों से जहां हो सकता है। वो मजदूर में कोई बाहर से आए, जो बाहर से लोग आए हैं वो पैराशूट नहीं हुए। सुधांशु जी, जो पैराशूट यहाँ पे उन्होंने वीजा ली, भारत सरकार ने वीजा दी उनको, वो एयरपोर्ट से आए, अथॉरिटीज ने उनको चेक किया होगा या नहीं किया होगा, वो सरकार जाने के उसने रहमान साहब, माजीउर रहमान साहब नहीं हुए आकर यहाँ पर। माजीउर रहमान साहब जी, मुजीबुर रहमान साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये 122, 123 लोग, 130 लोग नहीं हैं। ये टोटल की जो इसकी संख्या है वो 1033 लोग निकाले गए हैं। 24 को तो कोरोना पॉजिटिव निकल गया है, 7 की तेलंगाना में डेथ हो गई है। मेरे साथ अशोक पंडित भी हैं, जाने माने फिल्म निर्माता है, क्योंकि वहां पे 100% जी वहां पे 100% टेस्टिंग की गई, इसलिए केसेस आए। अशोक पंडित है और जो सिनेस्टार एसोसिएशन है उसके भी करता धरता है। मैं अशोक पंडित आपका रुख करता हूं। देखिए, आप भी कोई सरकार का पार्ट नहीं है, लेकिन बॉलीवुड भी इस समय बंद है। फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही, टीवी सीरियल्स की शूटिंग नहीं हो रही। सरकार ने आपके पास क्या कोई मैसेज भेजा था कि आप सिनेस्टार एसोसिएशन से ये एक नोटिफिकेशन निकलवाइए कि शूटिंग बंद कर देनी चाहिए? अब मैं जानना चाहता हूं सामान्य जानकारी की। नहीं अमीश, बिल्कुल नहीं। हम हर शख्स की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारे इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं या इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते। जैसे भी इस चीज का खतरा जो अनाउंस हुआ, हमने आगे भी किसी मिला के फिल्म की शूटिंग, हमें किसी नोटिफिकेशन या किसी लेटर का या प्रधानमंत्री के अपील का वेट नहीं किया। अशोक, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपके ऑडियो में एक बड़ा इशू आ रहा है, आपको ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रहा। सुबुई खान का मैं रिएक्शन ले लेता हूं। सुबुई खान, आप क्या कहना चाहती हैं? मुजीबुर रहमान कह रहे हैं कि देखिए सरकार की कमी थी और सरकार की कमी थी तो इसलिए सारा दोष सरकार पे है, हम पे क्यों आरोप? अमीश, इन लोगों की एक सरकार से इतनी नफरत है कि ये हर चीज को सरकार पे ब्लेम कर देते हैं। एक तो मैं इनका जवाब देना चाहूँ, ये कितनी बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं नेशनल टीवी पे। अभी तो कह रहे हैं 3-3 महीने से, 4-4 महीने से वहां पे फॉरेनर्स आए हुए तबलीगी जमात में, और अब कह रहे हैं कि सरकार ने उनको चेक करके क्यों नहीं भेजा। अरे WHO ने ही मार्च में पैंडेमिक डिक्लेयर किया है, सरकार को क्या नवंबर दिसंबर में वही आ रही थी, या उनको कोई देववाणी कोई बताने आ रही थी कि आगे ऐसी एक बीमारी आने वाली है जो वो उनको चेक करके भेजते? इनसे क्या अपराध हुआ है मैं बताती हूँ।
आप बोल रहे हैं कि हम फंस गए, ये कुतर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हुआ है। आपसे गलती हुई है कि जब 12 मार्च से दिल्ली सरकार द्वारा भी और केंद्र सरकार द्वारा भी बार बार गाइडलाइंस दी जा रही थी, बार बार बताया जा रहा था कि 50 से ज्यादा लोग जमा ना हो, फिर बोला 20 से ज्यादा ना जमा हो, फिर बोला 5 से ज्यादा ना जमा हो। आपसे गलती ये हुई कि आपने 12 मार्च से लेके 22 मार्च तक क्या किया? इतने दिन आपने उन लोगों को वहां से बाहर क्यों नहीं निकाला? केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस का वायलेशन क्यों किया? दूसरी गलती आपसे ये हुई कि अगर आप फंस भी गए थे आपके हिसाब से, तो आपने सरकार को ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि इतने फॉरेनर्स हमारे यहाँ आए हुए हैं? जब बार बार बताया जा रहा था कि सारे फॉरेनर्स को क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको रखा जाएगा। कनिका कपूर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के लिए। आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के लिए। तो आपसे ये भी गलती हुई। और दूसरी गलती नहीं बल्कि गुनाह आप अब ये कर रहे हैं कि गलती को गलती मानने के बजाय आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कभी कहते हैं पुलिस ने क्या किया, कभी कहते हैं सरकारों ने क्या किया। क्या चाहते हैं आप? आपके ऊपर वाटर कैनन चलवा दिए जाए? क्या चाहते हैं आप? लाठी चार्ज करवा दिया जाए या शूट एट साइट के ऑर्डर करवा दिए जाए आप लोगों के ऊपर? आप खुद ही बता दीजिए आप किस तरह से सुधरेंगे। पुलिस के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि वहां पे जवाब लोग आए कितने नहीं आए। सोशल रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। मैं आपको अपडेट कर दूं, आपने कहा कि पुलिस हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच नहीं किया। मैं आपको ये बताऊं, ये वही तबलीगी हमने एसडीएम को भी अप्रोच किया, डीएम को भी अप्रोच किया, हमने सब जगह पे लिखा। इवन हमने गाड़ियों की डिटेल दी कि कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो जाएंगी। 10 लाख मुसलमान आए थे और जिस बीजेपी को ये मुसलमान विरोधी बोलते हैं, उसी योगी सरकार ने इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे, स्पेशल ट्रेन चली थी कि इनको किसी तरह की असुविधा ना हो। लोगों ने शिव मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे इनके जुमे की नमाज करवाने के लिए। ये वही तबलीगी जमात है। जब इनकी सुविधा के लिए सारी चीजें, ये देश बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है, इनके आगे बिछ जाता है, तब इनको वो फैसिलिटीज, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं दिखाई देती। आज अपनी गलती, अपनी गुनाह मानने के बजाय ये कह रही है कि सरकार क्या कर रही है, या आप मंदिरों में तो मना नहीं कर रहे हैं, आप हमें मना कर रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़िए। इस देश ने आपके लिए क्या किया और इस सरकार ने आपके लिए क्या किया है, ये जग जाहिर है। वो मुझे एबीसीडी आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी गलती को गलती मानिए। मुसलमानों को बदनाम आप जैसे लोग करते हैं और इस तबलीगी जमात के आपको मैं एक सी बात ये कहना चाहूंगा, मुजीबुर रहमान को सुन लीजिए, नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, मैं उसमें को बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पर जमात ने पूरा मुजीबुर रहमान को थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, कांटेक्ट किया, जैसे सुधांशु जी ने बोला कि जो मुजीबुर रहमान होते हैं बेचारों को आप सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं। सुबह इसको इतना दूर भी नहीं लेके जाना चाहिए, मेरा निवेदन है, क्योंकि ये पैराडेमिक है और ये सिचुएशन बहुत खराब है। खुद उस बारे में बात नहीं करना चाह रही हूं। जी बिल्कुल सुबह मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं। देश के हर नागरिक को इस विषय पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मुजीबुर रहमान साहब पूरी संवेदना को दिखाते हुए आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि ये गुनाह, ये गलती कितनी बड़ी हो गई है? क्योंकि सिर्फ मामला इतना नहीं है, क्योंकि ये लोग सब बाहर गए हैं, पूरे देश में गए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अंडमान निकोबार, मुंबई, एसडीएम को भी संपर्क किया, सब जगह। बिल्कुल, ये सिर्फ अंडमान निकोबार नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सिर्फ जमात की वजह से नहीं है। और भी ये जो इंडिया के अंदर 1500 के करीब अब तक केसेस जो हैं वो सामने कंफर्म आ चुके हैं, वो सारे जमात से रिलेटेड नहीं है। तो ये बलि का बकरा बनाने वाली बात ना की जाए, बल्कि ये कि जो बलि का बकरा कौन बन रहा है, कहाँ सो रहा हुआ था। मैं अशोक पंडित का रुख, अशोक पंडित एक सेकंड, देन आई विल गो टू अतिकुर रहमान, वो भी काफी देर से इंतजार करें, अशोक पंडित भी काफी देर से इंतजार करें। अशोक, सवाल मेरा आपसे ये था कि आप सीनियर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड में आप काम करते हैं। आपको क्या नरेंद्र मोदी का फोन आया था, उद्धव ठाकरे का फोन आया था कि ये सब कुछ बंद कर दीजिए, या आपने खुद अपनी जिम्मेदारी के साथ बंद करा? अमित जी, जैसे ही हमें इस चीज का खतरा जो है वो महसूस हुआ, FWIC ने, फेडरेशन ने इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन निकाला, अनाउंस किया कि कल से शूटिंगें बंद। लोग बाहर थे, शहरों के बाहर थे, सिर्फ मुंबई में नहीं थे, सबों ने पैकअप किया, अपनी शूटिंग्स बंद की और अगले दिन सब वापस अपने घरों में मुंबई में लौटे। और ये हमने किसी को ऑर्डर करके किसी को डंडा नहीं दिखाया या किसी को गाली नहीं दी, किसी को डांटा नहीं। हम इस देश के वासी हैं और हमें अपना ही नहीं दूसरों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अमित जी, मैं बहुत सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं। मैं एज अ सिटीजन इस देश के वासी होने के नाते, जिस तरीके से आप सारे वीडियोस देखिए, सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, हर जगह आज
जब ये मरकज से लोगों को उठा के लेके जा रहे थे, बसों में लेके जा रहे थे, तो बाहर नीचे डॉक्टरों पे थूका जा रहा था, डॉक्टरों पे थूक रहे थे, अंदर बस में बैठे हुए लोग। ये समझते क्या आपको? ये एरोगेंस किसको दिखा रहे हैं अपना, किसको दादागिरी दिखा रहे हैं? ये इनमें और उन मर्सनरीज में और सुसाइड बॉम्बर्स में कोई फर्क नहीं है। वो बम लेके घूमते थे, ये कोरोना वायरस लेके पूरी सोसाइटी में घूम रहे, और जैसे चाहते हैं कि इस देश में लोग मरे और ये देश का नाश हो। इनकी मनस्थिति क्या है? ये क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए देश में? पूरा देश पूरा मानसिक सत्ता में है, पूरा विश्व मानसिक में है। आप डरते ही नहीं है, आपको दुखी नहीं है, और आप आराम से कुर्सी पे बैठकर नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, उसको देश दे रहे हैं, इसको दोष दे रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लोग डर में है, लोग खौफ में है, और आप आराम से प्रवचन दे रहे हैं, आसन दे रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा आपके इस हरकत से? इतने लोग मरेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? 7 दिन हो गए लोग अपने पिंजरों में बैठे हुए, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपने देश को, इस पूरी मेहनत को, 7 दिन के लॉकडाउन को आप फिर पीछे ले गए, अब फिर इसको 1 महीना पीछे ले गए। पूरी मेहनत लॉकडाउन, जिस दिन लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, जो जमात का आदमी जहां था वहीं रुक गया, जिस मस्जिद में था वहीं पर रुक गया। कितने लोग आज मर रहे हैं आपकी वजह से? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। और जो जो लोग मरे और जो लोगों की जान जाएगी आपकी वजह से, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और किस बेसिस पे आपने इनको कमरों में रखा था? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वहां लोग मरे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अगर चाहते तो लोगों को हम अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल दिया होता। तो बिल्कुल अंदर रखे गए। 20 तारीख से किसी आदमी को बाहर नहीं निकालने दिया। किसको भाषण दे रहे हैं आप? 17 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, जनता कर्फ्यू 20 तारीख, 22 तारीख को लगा, लेकिन हमने लोगों को 20 तारीख से अंदर रखा हुआ है। गिरजाघर का सुनाएंगे। आपने इस पूरे देश पर एक आघात पहुंचाया है। आपने हमारी मनस्थिति को, जो बेसिकली डर में है, खौफ में है, उसको और बढ़ाया है आपने। अब माफी मांगिए। और ये सारे लोग आप खौफ फैला रहे हैं, आप खौफ फैला रहे हैं, इस चीज को आप खौफ फैला रहे हैं। बाहर घूमने के लायक नहीं है। अतिकुर रहमान और शोएब जमाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अतिकुर रहमान, शोएब जमाई आपका ऑडियो को हम ठीक कर रहे हैं। अतिकुर रहमान के पास में जाना चाहूंगा। अतिकुर रहमान, इस समय देश, दुनिया, पूरा मानव धर्म कोरोना वायरस से लड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में मरकज ने कार्यक्रम किया। हो सकता है गुस्ताखी हो गई हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन उस गलती को छुपाना, उस गलती को सरकार पे मरना क्या जायज है? अमीश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सुधांशु जी ने भी इससे पहले जो बातें कही, उन लोगों का ऑडियो मेरे पास पूरी तरह से साफ नहीं आ रहा था। देखिए, गलतियां हुई हैं, और मरकज को भी कुछ और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना चाहिए थे, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 100 सालों का, उससे ये साफ जाहिर होता है कि हमेशा से उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से काम लिया है। इस बार भी अगर ले लेते तो बहुत अच्छा होता अमीश भी, लेकिन ये वक्त, ये बड़ा नाजुक वक्त है, और इसमें हम आरोप या प्रति आरोप अगर लगाते रहेंगे तो इससे कोई मकसद हासिल नहीं होगा। हम एक ऐसे उससे लड़ रहे हैं, मुसीबत से लड़ रहे हैं, जिसमें सबका साथ जब तक हम लेंगे नहीं, उसमें कामयाबी हासिल होना मुश्किल है। अमित जी, यहाँ पर हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि तमाम लोग जो इस मरकज में थे और अभी जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में या कहीं पर, उनको हमारा पैगाम ये पहुँचना चाहिए कि कम से कम 14 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, और उसके साथ साथ ये सोचें कि किस किस के कांटेक्ट में वो लोग आए थे, उन लोगों को भी वो कहें कि 14 दिन का क्वारंटाइन हो जाए। और नहीं, वो क्वारंटाइन, देखिए इनमें से 7 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 7 लोगों की कोरोना वायरस से डेथ हो गई है तेलंगाना के अंदर। इतना आसान नहीं है, इनकी नीयत ही नहीं साफ है। इतना आसान नहीं है सर, ये तो मानते ही नहीं इस चीज को। देखिए अशोक, ये खतरे वाली बीमारी है। अशोक पंडित जी, ये तो इसको मानते नहीं है सर। अगर मानते होते
अरे मानते होते आप जो बात कह रहे हैं ये हालात में लोग पहुंचते नहीं सर। जानबूझकर इस बीमारी को लेके पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, ये आप कुछ ज्यादा ही इस चीज को एक तरह से लेने की कोशिश कर रहे हैं। समाज समझ रहा है कि आपकी कड़वाहट किस तरफ है, आपकी कड़वाहट मुसलमानों की तरफ है, आपकी कड़वाहट तबलीग की जमात की तरफ है। आपने हमेशा से मुसलमानों को और मुसलमानों के लिए कड़वाहट जाहिर की है। टीवी चैनल पे आप आते हैं कि आप मुसलमानों को बुरा भला बोले, उनके लिए कड़वी बातें अपने मुंह से निकाले। बिल्कुल सही कहा नहीं, ना ये इस्लाम की बात है, ना ये हिंदू की बात है, ये सेफ्टी की बात है। मैं देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पीसीआर कैन वी पुट ऑडियोज ऑन ऑफ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखिए अशोक जी और अतिकुर रहमान जी, ये बिल्कुल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये बिल्कुल धर्म की बात नहीं है, ये हमारी सेफ्टी की बात है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, ये हमारे देश के भविष्य की बात है। कृपया करके मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इसको हिंदू मुसलमान ना करें। मेरे को बहुत तकलीफ होती है, मैं भी उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देख रहा हूं। आज 2:53 पर उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट करते हैं, Now the Talbigi Jamaat will become a convenient excuse for some to vilify Muslims everywhere, as if we created and spread COVID around the world. सोचिए, फॉर्मर सीएम जम्मू एंड कश्मीर, उनकी सोच ये है। अब मैं आपको बोलता हूं, अगर ये किसी मंदिर में भी होता तो उसी बेबाकी के साथ इसका विरोध होता, किसी गुरुद्वारे में होता तो इसका विरोध होता, किसी गिरजाघर में होता तो इसका विरोध होता। ये शर्म की बात है। और मस्जिद नहीं है जहां पर यह कार्यक्रम हुआ, ये मस्जिद में कार्यक्रम नहीं हुआ था। लोग फंसे वो बात अलग है, लेकिन लोगों को फंसाया जाए वो बात गलत है। ईरान के अंदर लोग फंसे हुए थे, भारत की सरकार वापस लेके आई, यहां पर 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया। खुद बोल रहे हैं ये जनाब जो सदस्य है तलबीकी, ये इनका कहना है कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। हमें तो पता था पूरा, जब आपको पता था पूरी दुनिया में फैला हुआ है, थाईलैंड में इतना बड़े केसेस हो रहे हैं, थाईलैंड से आपने लोगों को बुला लिया। पूरी दुनिया में फैला हुआ था, दिसंबर में इनको पता था, लेकिन मार्च में इनको कार्यक्रम करना है। सरकार कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन 12 मार्च को का नोटिफिकेशन अवॉइड करना है, 16 मार्च का नोटिफिकेशन अवॉइड करना है, 19 मार्च का नोटिफिकेशन अवॉइड करना है। पूरी दुनिया में अफरा तफरी हो रही है। वैसे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को यह नहीं पता कि वहां से लोग नहीं बुलाने हमने। वैसे शोएब जमई है, शोएब जमई, उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को आप कितना गलत मानते हैं? क्या यह धर्म की बात है? देन सुधांशु जी। नहीं, जिस तरीके अमीश जी, बड़ी शर्म की बात है कि इतने बड़े संकट काल में जब हम लोग इंसानियत की बात कर रहे थे और बहुत दिनों से लोगों को कुछ हिंदू मुस्लिम करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज जब मरकज़ की बात सामने आई है तो बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इसमें हमारे बीजेपी के और मीडिया के भी तमाम लोग शामिल हैं। किसने जोड़ा? मुबारक हो आपको। एक सेकंड रुकिए। ना रुकिए आप। मेरे एक हेडर के अंदर, मेरे नाम के अंदर आपने मुसलमान शब्द को देखा आपने? नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं एक सेकंड बताइए कर रहा हूं, बल्कि ना यहाँ पर बहुत सारे मीडिया ना आप यहाँ पर किसी मीडिया की बात करें, आप मेरे चैनल की बात करिए, मेरे नेटवर्क की बात करिए। क्या हमने करा? और आते ही आपने मुसलमान का नाम क्यों लिया? इसलिए आप इन 1500 लोगों की बात करिए। देखिए, मैं तो कोई ये कोविड-19 क्या, मैं पर्सनली तो किसी क्या को ये कोविड-19 किसी का धर्म देखकर होगा? देखिए, धर्म देखकर नहीं होगा, और मैं मानता हूं कि दावत और तबलीग का काम का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो पहली तो बात यह है कि आप अदब से नाम लिया करें। अगर मौलाना साद साहब का नाम लेते हैं या फिर तबलीग के साथ, नाम ही नहीं लिया। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मौलाना साद साहब का किसी ने नाम ही नहीं लिया। उन पर FIR रजिस्टर हो रही है। आप कह रहे हैं उनका नाम तमीज से लीजिए, वो टॉपिक ही नहीं है ना सर। हाँ, नहीं, खुद अदब से लेते हैं प्रधान। अरे बिल्कुल जी, मौलाना साद साहब, तबलीग के काम अरे उन पर अब FIR हो रही है,
अब उन पे एफआईआर हो रही है, आप तमीज के चक्कर में फंसे हुए हैं। देखिए इस समय हम सबकी तमीज ये कहती है कि ये कोविड-19 ना फैले। नहीं, पहली बात तो है थोड़ा खराब लग रहा है। आप भी कहते हैं इस कार्यक्रम में जिम्मेदारियां निभा। देखिए अमीश जी, मैं समझता हूं कि दावत और तबलीग के काम में जुड़े हुए तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ 1000 लोग फंसे हुए हैं, आप उनकी मदद किए। आप भी गए थे क्या इस कार्यक्रम में? एसडीएम ने जो है उनकी बात नहीं मानी। देखिए मैं तो दावत और तबलीग के काम से खुद जुड़ा हुआ हूं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मौलाना साद साहब को कुव्वत दे कि इस वक्त जो है तमाम लोग जो है उनके पीछे पड़ गए हैं। और दावत और तबलीग का काम कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2012 में अहमदाबाद के इस्तेमाल करने की इजाजत दी। आपने बोला कि एक सेकंड पॉइंट पर आते हैं ना, फैक्ट शोएब भाई फैक्ट्स पे रहते हैं ना। शोएब भाई एक सेकंड रुकना पड़ेगा। शोएब भाई फैक्ट्स पे रहते हैं। आपने बोला कि इन्होंने जानकारी दी, जानकारी कब दी जमात ने? साद साहब ने आपके जानकारी कब दी? मैं जानना चाहता हूँ कब जानकारी दी? एसडीएम को जानकारी कब दी? तारीख बताइए। देखिए मौलवी यूसुफ, देखिए मैं क्रोनोलॉजी बता दूं आपको। 13 तारीख को पीटीआई ने अपनी एसडीएम को चिट्ठी कब लिखी? तारीख बताइए। तारीख बता रहा हूं। आपने डिफेंड करा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसडीएम को चिट्ठी कब लिखी? तारीख बताइए। मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। पहले तो 13 तारीख को पीटीआई ने लिखा एसडीएम को चिट्ठी कब लिखी? एसडीएम को चिट्ठी कब लिखी? हेल्थ ऑफिशियल ने कहा है। एसडीएम को चिट्ठी कब लिखी? कहा कि अभी मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। एसडीएम को चिट्ठी कब लिखी बताइए। सुनिए 23 तारीख को लॉकडाउन। चिट्ठी कब लिखी? 23 तारीख को पॉइंट 22 तारीख यही पॉइंट है। 22 तारीख को चिट्ठी लिखते हैं और 12 तारीख को नोटिफिकेशन पहला आता है, 16 मार्च को दूसरा आता है और 22 को चिट्ठी लिखते हैं जी। अब बताइए अब आप। और नोटिफिकेशन क्या आता है? क्या आता है जी? अब नोटिफिकेशन 16 मार्च का नोटिफिकेशन सुनिए नोटिफिकेशन शोएब भाई ना, शोएब भाई सुनिए। दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने पर रोक, नोटिफिकेशन ये आता है जी। राजनीतिक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक और तलबीकी जमात की 6 मंजिला इमारत में जलसा होता है, नोटिस ये आता है। नोटिस ये था कि 50 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा कर सकते। और तो और 19 मार्च को 20 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा कर सकते, ये नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद जनता कर्फ्यू लग जाता है। और फिर भी आप लोग अकल पर पर्दा डाल के कोई बैठा हुआ है और कोई भरी दोपहरी में बोल रहा है अंधेरा, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता शोएब भाई। मौका ही नहीं दिया। मौका आपको पूरा दिया। आपने बोला एसडीएम को चिट्ठी लिखी, तारीख आप नहीं बता रहे थे, फिर आप अपने मुंह से बोले 22 को लिखी। फिर आपने बोला नोटिफिकेशन कब आया, तो मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन कब आया, 12 मार्च, 16 मार्च, तो फिर 19 मार्च। फिर आपका डब्बा गोल। सुन लीजिए हमारी बात। आपकी बात सुन ही रहा हूं मैं। सुन लीजिए, मैंने खुद अरे इस समय तो है, ईश्वर सुन ले। सुन रहे हैं आप बार-बार बीच में टोक रहे हैं। अगर आप एक तरफा डिबेट करना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, आपके लिए इसमें तरफ क्या है? जी ठीक है। नहीं इसमें तरफ क्या है? आप सिर्फ मैं कोरोना वायरस से लड़ने की तरफ खड़ा हूं, आप सिर्फ मुसलमानों को, इसमें तरफ क्या है? सिर्फ मुसलमानों को गाली दिलवाने के लिए मुसलमान की बात ही नहीं है। अगर आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुसलमान बोलकर मुझको भी। डिबेट करना चाहते हैं तो मुबारक हो आप। नहीं आपको मुबारक हो, आपको जो करना है। मैं इंसानियत की तरफ खड़ा हूं। डिबेट करवाना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। नहीं आपका एजेंडा क्लियर है। आप पहले दिन से पहली देर से आकर आपकी बैटिंग वही चल रही है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि आपका एजेंडा क्या है। मेरा एजेंडा कोरोना वायरस से लड़ना है। आज मीडिया मुसलमानों के खिलाफ हो गई। कोरोना वायरस से लड़ना है। आप अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं, मैं दफ्तर में हूँ, मेरी पूरी टीम दफ्तर में है और आपकी वजह से आज हमारे रिपोर्टर को इस इलाके में भी जाना पड़ा। 25 करोड़ मुसलमानों से, अरे 19 करोड़ मुसलमान में तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं। अच्छी बात नहीं है ये, तो आपकी मानसिकता दिखाता है। आप दुश्मनी निभा रहे हैं खुल्लम खुल्ला। मैं आपको 100% मैं कोरोना वायरस से दुश्मनी निभा रहा हूं। ना ये उल फजूल की बातें मत करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। ये समाज में दरार पैदा करने के लिए आते हैं। ये कुछ भी बोल रहे हैं आप। सुधांशु, देन अशोक जी, आई विल कम टू यू एंड देन अतिकुर रहमान साहब, आई विल कम टू यू। कोरोना वायरस से लड़ना, ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हुए हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। देखिए यही बड़ी दुख की अपने घर पे बैठे हुए हैं, अपने घर पे इन्होंने लाइव व्यू तक नहीं मंगाया कि मुझे कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, और यहां तूफान मचा रखा है इन्होंने। चुप होके बैठिए। सुधांशु जी, मैं कहना चाहता हूं अमीर जी, जैसे अतिकुर रहमान जी ने कहा, भाई गलती है तो गलती मान लीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, गलती मान लीजिए।
अब गलती नहीं मान रहे हैं तब तो ये गुनाह अजीम है, क्योंकि ये भारत में नहीं दुनिया में इकलौता उदाहरण है जहां कहीं विदेश से आए हुए सैकड़ों लोग एक साथ हों। पूरे वर्ल्ड में इस समय कोई एग्जाम्पल पिछले 1.5 महीने में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई। दूसरी बात, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये खामखा में हर चीज को इस टॉपिक पे क्यों ले आते हैं? जहां तक मेरी जानकारी है कि भाई एक मौलवी साहब हैं जिन्होंने जाकर ये बोला, ये कह रहे हैं अदब से बात किया जाए, शोएब जमाई, उन्होंने केरल में जाके ये बोला कि साहब ये कोरोना तो इसलिए फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को बर्बाद किया जा सके, इसलिए मरना है तो मस्जिद में आके मरो। अगर हमारी जानकारी के हिसाब से ये वही मौलाना है तो क्या उनका नाम तहजीब से लिया जाना चाहिए? और अगर ये नहीं है तो भी ऐसे मौलानाओं के लिए आपने क्या किया? मेरी जानकारी है कि शायद ये वही मौलाना है जिनके के बारे में केरल के गवर्नर ने भी कहा कि इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए जो इस ढंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और यूट्यूब पे इनके भाषण है। नहीं सुधांशु यूट्यूब पे इनके भाषण है, बकायदा मैं वही बात कह रहा हूं। भाषण और एक बात और भाषण कहना है चाहता हूं, 18 से लेकर 22 तक में कई भाषण ऐसे हैं जिसमें कहा जा रहा है देखिए आपको मस्जिद में आना चाहिए, आपको मस्जिद में ही रहना चाहिए। अरे उन्होंने ये तक कहा है कि मरना है तो मस्जिद में आके मरो। अब अगर इस ढंग के भाषण अवेलेबल है, यदि सच है, तो भाई ये तो आपकी इसके बाद अपेक्षा कर रहे हैं कि इनका नाम तहजीब और तमीज से लिया जाए। और एक और बात माजिउर रहमान साहब जवाब। नहीं एक बात और जी ऐड करना चाहता हूँ। तबलीगी जमात के बारे में कहा जा रहा है रहमान साहब के द्वारा पिछले 100 सालों से बड़ी जिम्मेदारी से बात की है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारतीय बोल रहा है, ना कोई संघी भाजपाई बोल रहा है। मार्क टेली जो बीबीसी के इतने बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने पिछले साल 22 सितंबर 2019 को इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा और जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि भारत के मुसलमान कितने खुशनसीब हैं कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया कि मैं निजामुद्दीन इलाके में 26 साल रहा, वहां तबलीगी जमात और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आसपास थी। तबलीगी जमात एक कट्टरपंथी संगठन है। कोई और दुनिया का दूसरा मुस्लिम देश होता तो शायद ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, एक ने दूसरे को खत्म कर दिया होता, दरगाह खत्म हो गई होती। पर क्योंकि अब भारत है इसलिए मुस्लिम भाग्यशाली है कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। तो भैया ये कट्टरपंथी जमात है, ये तो हम नहीं कह रहे, एक ब्रिटिश पत्रकार कह रहा है जो 26 साल हिंदुस्तान में रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी से काम किया है? अब आप इसका जवाब दे दीजिए। मुजीबुर रहमान जवाब। तबलीग जमात पिछले 100 सालों से अच्छा आप सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी जो है किसी जमात के ऊपर नहीं डाल सकती है। जो एक जी सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी एक जमात के ऊपर नहीं डाल सकती है और बच सकती है कि भाई हम अपना पल्ला झाड़ करके एक बलि का बकरा बना करके एक जमात को वहाँ पे सिर्फ 120 लोग मौजूद हैं और जो अंदर हैं 20 तारीख से मौजूद हैं वहाँ पर, जैसे लॉकडाउन से पहले से मौजूद हैं वहाँ अंदर, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उसके अलावा अगर आप देखें हिंदुस्तान में 1500 से ज़्यादा केसेज अब तक सामने आ चुके हैं। उनका कौन जिम्मेदार है? जो आज तादाद भीड़ मजदूरों की अपने घरों में जाने के लिए एक जगह इकट्ठी है, मौजूद है, बैठी हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा? ये कोरोना एक स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर जगह से फैलेगा। दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे हैं, विदेशों से लोग आए हुए हैं, विदेशों से लोग सारे आज नहीं आए या कल नहीं आए हैं, बल्कि पहले आए हुए लोग हैं जो हिंदुस्तान में इधर ट्रेवल कर रहे थे। मुझे और इनकी परमिशन, इनको वीजा दी गई, इनको वीजा दी गई है और भारत सरकार। सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब सुन लेते हैं। सुधांशु जी जवाब। देखिए मैं आपसे एक बात पहले भी कह चुका हूं, विदेश से आए के बाद जब ये घटना प्रकाश में आ गई तब तो आपको बता देना चाहिए था कि भाई ऐसा ऐसा घटना हो गई है, विदेश से आए सारे लोगों के बारे में जांच कर लीजिए, इंफॉर्मेशन में ले जाइए, तब आप क्यों नहीं ले गए? और दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक जमात में रहमान साहब सुनिए, आप लोग ये कह रहे हैं कि साहब आप तो ऐसा शो कर रहे हैं जैसे आप सरकार के आज्ञाकारी अनुशासित अनुपालन करता है, सरकार के सबसे बड़े फरमाबरदार हैं, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जो आज तक कहते थे न सरकार का लिखित आदेश मानेंगे, न सरकार का पार्लियामेंट में दिया आदेश मानेंगे, न सरकार के दिए हुए स्टेटमेंट को मानेंगे, वो आज इतनी फरमाबरदारी सरकार की दिखा रहे हैं कि सरकार ने ये कहा मगर ये नहीं कहा, इसमें आकर हमें चेक किया। इतनी बड़ी फरमाबरदारी सरकार की तो अपने आप में समझदारी नहीं बल्कि कुछ और दिखाई पड़ रही है, इसमें तो कोई कारीगरी दिखाई पड़ रही है। नहीं कारीगरी क्या है? अब आप जो है अपने कारीगरी कहिए या किसी कहिए, सरकार सेंट्रल लेवल पे पूरी फेल हुई है। कोरोना को देर से उसको सिग्नल देने में और देर से बताने में, पूरे तरीके से। मुजीब जी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। सोचिए अगर सरकार कोरोना के मामले में फेल हुई तो हम सबका क्या हाल होगा, बताइए आप मुझे। इसलिए दुआ करें अपनी अपनी जगह पर, ईश्वर को
किससे प्रार्थना करें, दुआ करें, जो हम कर सकते हैं इबादत करें, जो कर सकते करें कि ये सरकार फेल ना हो। अगर ये इस समय नरेंद्र मोदी फेल हो जाता है तो ये देश फेल हो जाता है और देश में लोगों की जान चली जाती है। इसलिए ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है मुझे भाई कि सरकार फेल हो गई है। अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने सीमित रिसोर्सेज के अंदर। इटली फेल हो चुका है, स्पेन फेल हो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला 1 लाख लोगों की जान जा सकती है। हमारे यहां ईश्वर की कृपा है अभी, लेकिन ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहे, ऐसे अगर जलसे होते रहे तबलीगी जमात वाले, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए ये कहना बहुत आसान है कि फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, लेकिन अगर ईश्वर ना करे ये फेल हुआ तो शायद पता नहीं कौन बचेगा इस डिबेट के अंदर। विंडो खोलिए जरा, कितने लोग हैं आज, गिन लेते हैं, गिनते हैं। ये हम 7 लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं इसमें से किसकी विंडो रहेगी किसकी नहीं रहेगी। आई एम एज ब्लंट एज आई कैन बी। हो सकता है मुझे भाई कल को आप हो या हम ना हो, या हम हो और आप ना हो, पता क्या लगता है इसमें। इसलिए चाहे अशोक पंडित हो जो जाने माने फिल्मकार हैं, चाहे सुबुई खान हो जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, चाहे शोएब भाई हो जो जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, चाहे अतिकुर रहमान हो जो कि जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हो जो बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अरे सोचिए, थोड़ा जहमत उठाइए, दिमाग लगाइए। दिमाग की भी नहीं लगाना, आंखें खोलनी है भाई। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को हो गया है, उनके प्रधानमंत्री को हो गया है, उनके हेल्थ मिनिस्टर को हो गया है, स्पेन की राजकुमारी की जान चली गई है, लेकिन हम यहां पर सरकार फेल हो जाएगी, सरकार फेल हो जाएगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि देश का कोई मुख्यमंत्री फेल नहीं होना चाहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस देश का प्रधानमंत्री नहीं फेल हो सकता इस काम में। अगर वो फेल होगा तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान को खतरा होगा। When I'm telling you all this, I'm pained. आपको पता है हमारी टीमें अपनी जान पर खेल कर रिपोर्टिंग कर रही हैं। वो कोई लोहे के बने हुए लोग नहीं है जिनको तकलीफ नहीं होगी। मास्क डालकर लोगों के बीच में जाना आसान बात नहीं है आज के इस युग। बड़ी खबर इस समय यह है कि तमिलनाडु के अंदर करीब 45 पॉजिटिव केस सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से निकले हैं। वहां पर टोटल केसेस की जो श्रृंखला है वो मैं आपको बता देता हूं, वो आज 57 हुई है, लेकिन 50 पॉजिटिव केस जो आज आए हैं उसमें करीब 45 दिल्ली की कॉन्फ्रेंस के साथ आए थे। यही यूपी का हाल है। अभी तक 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो यानी ये जो पूरा मामला है ये बहुत बढ़ गया है आगे। सुबुई खान मैं बिल्कुल 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, क्या कहना चाहती हैं आप? क्विकली 30 सेकंड। अमीश, मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। सब लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि अभी हम लोग मुर्दा नहीं हुए हैं, अभी हम जिंदा हैं। तो मुर्दा बनने की प्रैक्टिस मत कीजिए। देश के प्रधानमंत्री से के तो आंसुओं को आप नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि आपको उनसे नफरत है, लेकिन कम से कम पूरी दुनिया से जो लोगों की चीखें आ रही हैं उन पे कान धरिए। इस थ्रेट को समझिए, पैंडेमिक है, इसकी सीरियसनेस समझिए। 135 करोड़ है। अगर ये स्टेज 3 में आ गया तो अस्पताल और मेडिकल फैसिलिटीज को छोड़िए। माजिद रहमान, देखिए मैंने इस बहस की शुरुआत आपसे करी थी, मैं बहस का अंत भी आपसे कर रहा हूं। मैं आखिरी लाइन आपकी सुनना चाहता हूं। क्या अब आपको अफसोस है? तमिलनाडु का मामला मैंने आपको बताया। नहीं, बिल्कुल अफसोस है। जहां पर भी केसेस आ रहे हैं, या जमात में भी जो लोग 24 केसेस आपने बताया पॉजिटिव, हर चीज़ का अफसोस है। लेकिन ये कह देना कि जमात ने जिम्मेदारी नहीं निभाई है पूरी तरीके से, गलत है। जमात में 8000 बहुत शुक्रिया। जब आप मानने को ही नहीं तैयार तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोरोना पर इस समय की बड़ी खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में आज कोरोना के 50 नए मरीज हैं। हालांकि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको गुड न्यूज़ डेली दिखाऊंगा। आज की गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी लोग जो हैं वो पूरी हिम्मत के साथ कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में कैद हैं और कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनसे हौसला लेना चाहिए और हौसला जरूरी भी है लेना। हम जीतेंगे ये जंग। इस हौसले के साथ मैं इस कार्यक्रम का अंत करता हूं। नमस्कार।